Hello friends, welcome to the Digital Era. This is Milan Kumar and we are going to start a new chapter today. Reconstitution of partnership, death of a partner. So guys, अब तक हमने reconstitution of partnership में admission of partner and retirement of partner देखा. Admission of partner में new partner आया था, retirement of partner में partner retire होता था अपने खुद के मर्जी से. But what is death of a partner? So I have already told you that retirement of partner and death of partner is the same in the terms of legal. Legally हम लोग जब भी देखने जाए in the terms of accounting, death of partner, retirement of partner both are same. तो ज्यादातर हमारे सारे ट्रांजेक्शन, सारे अकाउंटिंग एंट्रीज पूरी तरह से सेम होगी एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बिकॉज जब हम लीगल नजरिए से, जब हम लीगल वे से देखते हैं तो डेथ ऑफ पार्टनर इज लीगली कहा जाता है, डेथ ऑफ पार्टनर मीन्स कंपल्सरी रिटायरमेंट, राइट. डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब जो लीगल वर्ड्स में कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है, कंपल्सरी रिटायरमेंट. कंपल्सरी रिटायरमेंट मतलब पर्सन जो इसकी डेथ हो गई यानी उस पर्सन को हमें कंपल्सरी रिटायर्ड करना ही है. सो इस तरह के बिजनेस फॉर्म जो भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप्स की एंट्रीज हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर में करने जा रहे हैं, उसमें क्या होगा कि जो पार्टनर की डेथ हो गई तो वो पार्टनर कंटिन्यू नहीं करेगा बिजनेस को, तो आगे जाकर हम लोग क्या करेंगे, इस पार्टनर को नहीं और उस पार्टनर की डेथ के बाद से उस फर्म को रिकंस्टिट्यूट करके सिर्फ बचे हुए पार्टनर के थ्रू ही इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी जो पार्टनर बचते थे उन्हें कंटिन्यूइंग पार्टनर कहा जाता था, यहां पर भी कंटिन्यूइंग पार्टनर कहा जाता है, बट एट द सेम टाइम उन्हें एक और नाम भी कहा जाता है. सो ये हमारे लिए जानना जरूरी है क्योंकि इस तरह के वर्ड्स क्वेश्चन में यूज होते हैं. तो इस तरह उन्हें कहा जाता है सर्वाइविंग पार्टनर, राइट. मान लीजिए 4 पार्टनर है, राम, श्याम, लक्ष्मण एंड भरत, ठीक है. तो उसमें से मान लीजिए किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई, श्याम की डेथ हो गई, तो राम, लक्ष्मण और भरत उस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे. सो राम जो श्याम जिसकी डेथ हो गई है वो उस पार्टनर श्याम की डेथ हो गई है, तो श्याम जो है उसे क्या कहा जाएगा, डिसीज्ड पार्टनर. ओके, अकाउंटिंग लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है वो वर्ड्स हमारे लिए जानने बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये वर्डिंग्स बता रहा हूं. सो जिस पार्टनर की डेथ हो गई उस पार्टनर को कहा जाएगा डिसीज्ड पार्टनर. इस तरह से हमें वर्ड्स मिलेंगे सम में. और जो पार्टनर बिजनेस में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी 4 पार्टनर्स में से जो 3 पार्टनर आगे बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, 3 पार्टनर्स है तो उसमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो 2 पार्टनर उस फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन पार्टनर को कहा जाता है कंटिन्यूइंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर, या फिर अगर डेथ हुई है उस पार्टनर की तो हम उन्हें सर्वाइविंग पार्टनर भी कहते हैं, यानी ये पार्टनर जो जिंदा है. सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये जानना होगा कि डिसीज्ड पार्टनर, सर्वाइविंग पार्टनर्स की मीनिंग क्या है, इसके लिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है. सो सर्वाइविंग पार्टनर जो है वो बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे. मीनिंग के अंदर मैंने ये पार्ट ले लिया पूरा कि डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसीज पार्टनर एक होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर और सर्वाइविंग पार्टनर. अब इसके बाद आता है कि क्या वो पार्टनर की डेथ हो गई, सो उसको क्यों हम रिकंस्टिट्यूट करें, उस पार्टनरशिप हम को इसी तरह लेके जाएंगे. बट गाइज, उस पार्टनर ने बिजनेस में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, उस पार्टनर ने अपना मनी इन्वेस्ट किया है, उस पार्टनर ने अपनी मेहनत लगाई है और उस पार्टनर की डेथ हो गई है, तो उसका कोई लीगल वारिस होगा जो आएगा कि नहीं, मुझे मेरे जो भी थे, मतलब जिनके साथ मेरा रिलेशन है, तो उनका जो भी हिस्सा बनता है, सो दैट वी हैव टू पे. सो यहाँ पर डिसीज्ड पार्टनर जो है उसकी डेथ, यानी जो पार्टनर की डेथ हो गई है, ऐसे पार्टनर की डेथ होने के बाद अगर कोई न्यू पर्सन उस बिजनेस में आना चाहता है, सो वी हैव टू फॉलो सेम प्रोसीजर एज वी आर फॉलोइंग फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर, बिकॉज उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल है जो भी है, नॉमिनी और एग्जीक्यूटर, 4 वर्ड है, आपको ध्यान देना है, मैं आपको लिखकर भी बताऊंगा. तो उसका अगर जो नॉमिनी है वो उस बिजनेस में उसी के नाम से कंटिन्यू नहीं कर सकता है, उससे उसके नाम से फिर हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर की एंट्रीज करनी होती है. सो एट द केस अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो डेथ ऑफ अ पार्टनर के सारे एंट्रीज, जो एंट्रीज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे वो हमें करनी कंपलसरी है. और जो लीगल है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो लीगल एडमिनिस्ट्रेटर है, जो नॉमिनी है, जो एग्जीक्यूटर है, ये सारे वर्ड्स एक ही नॉमिनी के लिए है, सेम पर्सन के लिए. जो लीगल हायर बनेगा उसका रिटायरमेंट का सेटलमेंट जो है, मतलब जो डेथ हुई है पार्टनर की, उसका जो भी क्लेम बन रहा है, उसका प्रॉफिट बन रहा है, समझो उसका कैपिटल अमाउंट का बैलेंसेस बन रहा है, उसका कुछ रिजर्व का बैलेंसेस बन सकता है, गुडविल का बैलेंस बन सकता है, ये सारी चीजें अमाउंट जो है वो किसे पे की जाएगी, उस लीगल हायर को, उस लीगल एडमिनिस्ट्रेटर को, उस लीगल एग्जीक्यूटर को पे की जाएगी. जैसे मैं यहाँ पर वो वर्ड्स आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आप ये वर्ड्स जान सके, एग्जीक्यूटर
एग्जीक्यूटर कहा जाता है उसे, और उसे लीगल एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है, लीगल हायर भी कहा जाता है, लीगल एडमिनिस्ट्रेटर भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या आया, 3 वर्ड मैंने बता दिए, एग्जीक्यूटर, लीगल हायर, एडमिनिस्ट्रेटर, एंड वन थिंग इज नॉमिनी। इट्स सिंपल वर्ड, आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनी उसे हम कह सकते हैं। जो हम लोग मोस्टली इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं तो हमें पता होता है नॉमिनी, बैंक अकाउंट ओपन कराने जब हम लोग नॉमिनी बताते हैं ना अपना, कि मान लीजिए कल किसी सिचुएशन में अगर मैं नहीं रहा तो मेरा सारा पैसा इसे दे दिया जाए, सो दैट्स नॉमिनी। तो हम लोग लीगल फॉर्मेलिटीज वो कंप्लीट करके वो सारा अमाउंट पे करेंगे इस पर्सन को, ठीक है। तो ये सारी चीजें जाननी है हमें मीनिंग पार्ट के अंदर, क्योंकि डेथ ऑफ पार्टनर इज नथिंग बट इट्स अ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मींस रिटायरमेंट होती है पार्टनर की, वो क्या क्या रीजन से होती है वो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा, बट एक रीजन हो जाता है जहां पर पार्टनर न चाहते हुए भी रिटायर हो जाता है, दैट इज डेथ। किसी की भी फिक्स नहीं होती है, कभी भी हो सकती है, एक्चुअली फिक्स सबकी होती है बट पता किसे नहीं होता, तो किसी को भी नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेथ हो गई पार्टनर की, तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो भी नॉमिनी है उसे अमाउंट पे करना होता है सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद। मींस उसे कहा जाता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ओके, सो गाइज मीनिंग पार्ट के अंदर हम लोग ने ये सब देखा। अब हम देखेंगे रेशियोज, इसमें क्या क्या कवर होते हैं, ठीक है गाइज। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें देखना है रेशियोज इसमें क्या क्या आते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में देखा जब एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा था, राइट। अब जब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा था तो हमारे लिए क्या हो रहा था, न्यू पार्टनर के एडमिशन में एक पार्टनर ऐड हो रहा है तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था कुछ चीजें, तो हमने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला। रिटायरमेंट आया, रिटायरमेंट में क्या हो गया कि एक पार्टनर जा रहा है, 3 में से अगर एक चले जाएगा तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो 2 के हिस्से में आ रहा है, मतलब गेन यानी बेनिफिट रेशियो हमने निकालते, गेन रेशियो बेनिफिट रेशियो दोनों सेम है, सेम वो निकालते थे। अब डेथ में क्या हो रहा है वो कंडीशन हमें देखनी है, साफ हो क्या रहा है, ठीक है। सो गाइस मान लीजिए 3 पार्टनर है, 3 में से एक पार्टनर की एक्सीडेंटली या फिर बाय डेथ हो गई समझिए, ठीक है। अब एक पार्टनर की जब डेथ हो गई तो बच्चे कितने, 2 पार्टनर, यानी जो प्रॉफिट आगे फ्यूचर में होगा वो सिर्फ 2 पार्टनर्स में डिवाइड होगा, राइट। तो 2 पार्टनर्स में अगर डिवाइड हो रहा है वो प्रॉफिट, सो माय डियर फ्रेंड्स क्या हमें फायदा होगा या फिर हमें नुकसान होगा? ऑब्वियसली फायदा हो रहा है। अगर 3 जनों में जो प्रॉफिट डिवाइड हो रहा था वो सिर्फ 2 ही जनों में डिवाइड हो रहा है, तो फिर दो ही पर्सन में डिवाइड हो रहा है तो हमें बेनिफिट हो रहा है। सो वही रेशियो सेम हमें फॉलो करने हैं जिस तरह से होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस OSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो ऑलरेडी सम में है। अचानक से पार्टनर की डेथ हो गई तो ऐसे में हमें न्यू रेशियो जो है वो सम में कभी भी मोस्टली नहीं दिया होगा। तो न्यू रेशियो कैसे बनेगा, तो न्यू रेशियो इस तरह से बनेगा, मान लीजिए 3 पार्टनर है, 3:3:2 होना उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड रेशियो जो होता है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही है। अब मान लीजिए 3rd पार्टनर की डेथ हो गई तो ये 2 कम करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, 3:3 है। मतलब इनका शेयर जो है वो ये होगा, बट इनका न्यू रेशियो ये नहीं होगा। न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करना होगा मल्टीप्लाई करके। पहले उनका शेयर कितना था, 3:2, यानी पहले उनका शेयर था 3:8, अब उनका शेयर है 3:6। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तब इनका प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट से रेशियो बनेगा। इनका बेनिफिट जो है वो 3:3 हो रहा है। सो 6 3 जा 18 सॉरी मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सामने सामने करते हैं, 9 8 6 जा 48, ठीक है। इस तरह से सेम ऐसे इनका होगा 3/8। और अगर हम लोग इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअली बाय द वे जब हम लोग इसे कैलकुलेट करें तो न्यू प्रॉफिट सेम रेशियो इक्वल ही आएगा, क्योंकि हम लोग सेम रेशियो में सेम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना होता है। जस्ट कैलकुलेट किस तरह से करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो न्यू प्रॉफिट सेम रेशियो तो इक्वल ही आ जाएगा। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3:3, यहाँ पे भी 3:3, यहाँ पे भी, तो हम लोग किसी से भी कितना ही मल्टीप्लाई करें हमें न्यू प्रॉफिट सेम रेशियो जो है इक्वल ही मिलेगा। बट अगर यहाँ पे 3 और यहाँ पर अगर 1 या 2 कुछ और होता तो कैलकुलेटिव पार्ट चेंज हो जाता, ठीक है। इसके बाद आता है गेन रेशियो और बेनिफिट रेशियो जो होने वाला है सम के अंदर। सो गेन रेशियो और बेनिफिट रेशियो तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हमने ऑलरेडी आगे पिछले सम्स में देखा ही है, पिछले प्रीवियस चैप्टर में देखा ही है। फिर भी मैं आपको बता दूं गेन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो, एक है जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर मान लीजिए हमें किसी भी सम में मोस्टली नहीं दिया जाएगा तो किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसके बाद गेन रेशियो निकालना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो ऑलरेडी तो फिर वही करना है।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम लोग और हमें मिल जाएगा गेन रेशियो। तो इस तरह से 3 रेशियो हमें भी इस सम के अंदर है अभी भी, और आगे भी डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर ये 3 रेशियो रहेंगे। सिर्फ एडमिशन में अलग पार्ट था, मैंने आपको पहले ही बताया, रिटायरमेंट एंड डेथ बोथ आर सेम इन द टर्म्स ऑफ लीगली। हम लोग देखने जाए तो लीगल टर्म्स में डेथ एंड रिटायरमेंट बोथ आर सेम, तो सभी चीजें इसके अंदर सेम रहेगी। जस्ट समरी पार्ट में आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर सम के अंदर इन्वॉल्व रहने वाली है। इसके बाद देखते हैं हमें क्या बताया गया, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसके साथ आप वेरी मच फेमिलियर हो चुके हो अभी, क्योंकि रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आप बहुत सारे सम्स में कर चुके हो। रीवैल्यूएशन में असेट्स की वैल्यू कभी बढ़ सकती है, कभी कम हो सकती है, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ सकती है, कम हो सकती है। हमें फाइनल अमाउंट पे ध्यान देना है कि फाइनल अमाउंट ऑफ असेट्स क्या बढ़ा है। अगर बढ़ा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। असेट्स का बढ़ना हमारे लिए फायदा है। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट असेट्स की वैल्यू अगर क्या हो रही है, कम हो रही है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि असेट्स जो है अगर कम हो रहे हैं तो हमारे लिए नुकसान है। सेम इन द सेंस हम लोग देखने जाएंगे लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, हमारे लिए कर्जा अगर बढ़ रहा है तो हमारे लिए लॉस है, तो डेबिट साइड में एंटर करेंगे। और लायबिलिटीज अगर कम हो रही है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे। यही रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज है। इसके अंदर कभी कभी अनरिकॉर्डेड टर्म्स आ जाते हैं, अनरिकॉर्डेड असेट्स आ जाते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आ जाती है। हमें ये देखना है कि अनरिकॉर्डेड अगर असेट्स आया है, यानी वो असेट पहले था ही नहीं बिजनेस में कभी भी, और अब हमने अगर उसे इन्वॉल्व किया है बिजनेस के अंदर, अब हमने उसे बिजनेस में लाया है, सो माय डियर फ्रेंड क्या होगा, ऐसे असेट्स को जब हम लोग बिजनेस में लेके आएंगे तो असेट्स की टोटल वैल्यूज भी बढ़ेगी, और वो असेट्स पहले नहीं था, मतलब वो नया असेट्स है। तो असेट्स का अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स आते हैं बिजनेस में, तो सिंपली अनरिकॉर्डेड असेट्स भी हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल पार्ट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे। उसी तरह हम लोग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की बात करते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज यानी लायबिलिटीज वो जो कि पहले नहीं थी और अब रिकॉर्ड की गई है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज मतलब हमारे लिए लायबिलिटीज का बढ़ना कर्जे का बढ़ना होता है, कर्जा बढ़ना यानी हमारे लिए लॉस पार्ट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ऐसी चीजों की एंट्रीज हम लोग करेंगे। सो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड असेट्स लायबिलिटीज के भी आसाद आप फेमिलियर से पिछले चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में आप इस सब के बारे में देख चुके हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अमाउंट ड्यू एंड अदर एडजस्टमेंट। लीगल हेयर जो है वो बिजनेस का पार्ट नहीं है, राइट। जो लीगल एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी नॉमिनी है, सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ, जो नॉमिनी है जिससे हमें अमाउंट पे करना है, वो बिजनेस से रिलेटेड पर्सन नहीं है। हो सकता है मे बी और नहीं भी हो सकता है, बट वो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, राइट। वो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो उसका डिसीजन कोई मैटर नहीं करता। बट लीगली हमें क्या करना होता है कि हम जो भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब जो पार्टनर अपनी मर्जी से छोड़ के जाता है बिजनेस, तो उसके जो भी लीगल ड्यूज होते हैं, जो भी अमाउंट पेबल होता है, वो सारी एंट्रीज जो हम लोग करते थे वो डेथ ऑफ पार्टनर में हमें कंपल्सरीली करना है। यानी कि हम एक ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, एक ट्रू एंड फेयर बिजनेस कर रहे हैं, जहां पर हमें सच्चे तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर पार्टनर जा रहा है, उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होते हैं, तो वो अमाउंट ड्यू एंड अदर एडजस्टमेंट में मैंने लिया है। इसके अंदर वेरी फर्स्ट थिंग आ जाती है, वो आता है कैपिटल। पैसा लगाया है, वो कैपिटल पार्ट बैलेंस शीट में हमें हमेशा दिया रहता है, उसी के अंदर सारे एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। तो इसीलिए कैपिटल के साथ सेकेंड थिंग जो आ जाती है वो होता है प्रॉफिट पार्ट। मे बी इन सम केसेस इट विल बी लॉस। प्रॉफिट और लॉस दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर मीन्स द पार्टनर हु इज डिसीज्ड पार्टनर, मतलब जो हमारे साथ बिजनेस में जुड़ा हुआ था और अब नहीं है, तो उसका प्रॉफिट और लॉस, यानी बिजनेस में जो भी लॉस है तो वो भी उसका हकदार था, प्रॉफिट था तो वो भी उसका हकदार था। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट वाली चीज में आ जाती है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, जिसे हम लोग कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इसके सारी एंट्रीज जैसे हम लोग करते आ रहे हैं पहले से, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे ही ध्यान दीजिए, रिटायरमेंट एंड डेथ बोथ आर सेम। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जैसे एंट्रीज कर रहे हैं कैपिटल की और प्रॉफिट एंड लॉस की, सेम वैसे करना है। रिजर्व्स को भी सेम वैसे ही करना है, ठीक। रिजर्व्स का जो भी पार्ट होगा, अगर वो पार्टनर्स के जो भी रेशियो में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जो ओल्ड शेयरिंग रेशियो में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली रिजर्व्स का पार्ट भी हम लोग डिसीज्ड पार्टनर को देंगे। इसके बाद आता है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज गुडविल। सो माय डियर फ्रेंड, जब गुडविल की बात आ जाती है तो गुडविल कैलकुलेशन की बात भी आ जाती है, क्योंकि कभी कभी सम्स में गुडविल नहीं दिया होता, कभी दिया होता। सम्स में गुडविल अगर नहीं दिया गया है तो अगेन देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट अ गुडविल, जो प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग 2 बार देख चुके हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में, ठीक है। सो गुडविल के 2 मेथड जो है वो कौन से है, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड।
बहुत रेयर केसेस में होता है जब हमें गुडविल कैलकुलेशन के लिए बोला जाए, पर हमें उसके लिए रेडी होना है। सो रेडी रहना है। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी एपी, मैं कहूंगा एपी से, एंड अनदर मेथड इज एसपी फॉर सुपर प्रॉफिट मेथड। सो गुडविल पार्ट के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। सो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले, उसके बाद गुडविल निकालना है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब ही होता है एवरेज प्रॉफिट जो अब तक हमने कमाया उसका एवरेज। सो जब भी एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड कोई भी मेथड हमें दिया जाए, गुडविल कैलकुलेशन का पार्ट हमारे लिए बन जाता है। तो गुडविल कैलकुलेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में एट द सेम टाइम दी होती है। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेशन पार्ट के लिए जो भी प्रॉफिट दिया होगा, कुछ साल का, 4 साल का, 5 साल का हमें दिया होता है। सो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर का प्रॉफिट दिया है और कितना टोटल प्रॉफिट है वो हमें कैलकुलेट कर देना होता है। तो टोटल प्रॉफिट जो भी रहेगा डिवाइड बाय कितने ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हमें मिल जाता है एवरेज प्रॉफिट। और जब हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पर गुडविल ले लेता हूँ और उसके बाद गुडविल कैलकुलेशन जो पार्ट आ जाता है वो ये कहता है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, मतलब हम कितने ईयर्स के परचेस के अकॉर्डिंग अपना गुडविल मेंटेन कर रहे हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें सम में दी होती है कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स का परचेसेस है। तो इस तरह से एक पार्ट हो गया गुडविल कैलकुलेशन का। सेकंड पार्ट बोलता है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड जो है इसके अंदर भी स्टेप्स थोड़े बढ़ जाते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो वेरी फर्स्ट थिंग कि हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, कैसे वो हमें पता चल गया। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट, वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट, हमें कैलकुलेट करना होता है एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी फिर हमें सम में दी होती है जब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे गुडविल के लिए। तो गुडविल में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दी गई उसके अकॉर्डिंगली, और एल्स सम में हमें बताया होता है कि हमें सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करना है या एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। ठीक है, वैसे भी ये आपके 11th पार्ट सिलेबस का पार्ट भी था गुडविल, सो यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट। ओके, सो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये दोनों भी इंफॉर्मेशन हमें सम में दी होगी, हमें सुपर प्रॉफिट मिल जाए, नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वेरी सिंपल, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल इस सेम फॉर्मूले के साथ, जहां पर एवरेज प्रॉफिट की जगह पे हम सुपर प्रॉफिट लेके इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कर देंगे। सो इस तरह से हमारा गुडविल कैलकुलेशन होगा। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मेन टॉपिक पे, गुडविल। सो गुडविल में एक कैलकुलेटिव पार्ट है। अगर गुडविल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी उसके लिए जो पार्टनर डिसीज्ड था वो जिम्मेदार है, तो उसके लिए कैलकुलेटिव ही करेंगे हम लोग। और एल्स अगर हम लोग गुडविल रिटर्न ऑफ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन में भी वो पार्टनर इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सो दैट ऑल्सो वी हैव टू डू, मीन्स वी हैव टू डू ऑल द एंट्री रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट, जहां पर रिजर्व हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, जहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट कर रहे हैं, जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी कभी आ जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो जो भी चीजें आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर से कोई लोन लिया गया, ईच एंड एवरीथिंग की एंट्रीज हम लोग डिसीज पार्टनर के लिए करेंगे। उसके बाद एक फाइनल अमाउंट जो कैलकुलेटिवली निकलेगा पेबल टू दैट पार्टनर, जैसे हमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में मिल जाता है रिटायरी पार्टनर के लिए पेबल अमाउंट, एग्जैक्टली दैट फिगर अमाउंट वो हमें मिलेगा कैलकुलेशन पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद फॉर दैट डिसीज्ड पार्टनर। सो दैट फाइनल अमाउंट इज पेबल टू लीगल है ऑफ नॉमिनी ऑफ दैट पार्टनर, राइट। तो इस तरह से ये सारी एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज हम लोग करेंगे। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू। तो वो मैं अभी तक आपको शुरू से ही बता रहा हूं कि जब भी सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू आता है तो अमाउंट ड्यू का सेटलमेंट कैसे होगा, उस पार्टनर का जो लीगल है, जो एग्जीक्यूटर है, जो नॉमिनी है, जो लीगल एडमिनिस्ट्रेटर है, जो उसके साथ सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करती है कंपनी, पूरा अमाउंट उसे पे कर देती है और एल्स उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करती है इफ कंपनी डजंट हैव सफिशिएंट अमाउंट टू पे। ठीक है, सो कंपनी जो भी कंडीशंस लगाती है उसके अकॉर्डिंगली सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू होता है। जो जैसे हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में रिटायरी पार्टनर के लिए करते थे, अमाउंट या तो पूरा वन टाइम में लमसम पेमेंट कर देते थे, और एल्स हम लोग क्या करते थे, पार्ट पेमेंट करते थे, और एल्स हम लोग क्या करते थे, पार्ट पेमेंट करके पूरा पेमेंट भी करते थे, नहीं सॉरी, पार्ट पेमेंट करके बचा अमाउंट लोन में ट्रांसफर करके लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे। सो सारी चीजें, सारी एंट्री, सब कुछ जैसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में था एट द सेम पूरा इसके अंदर होगा डेथ ऑफ पार्टनर में। तो उसी तरह से हमें इसका कैलकुलेटिव पार्ट भी करना है, उसी तरह से इसकी जनरल एंट्रीज भी होगी और उसी तरह से पूरा कैलकुलेशन भी होगा। ठीक है,
सो गाइज, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, चैनल से रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए और साथ ही अदर सब्जेक्ट की जानकारी के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं डिजिटल एरा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।